बात संजीव आप ही से, जिस तरह से मौजूदा वक्त में देश में जो हालात हैं, चाहे वो महंगाई का बढ़ना हो या फिर पश्चिम एशिया जो इस वक्त जंग की आग में झुलस रहा है, उसके बाद जिस तरह के अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट हो रही है, जो एक संकट है, एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ इकोनॉमिक क्राइसिस, इस सब के बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। 4 मई को नतीजे आए थे। ममता बनर्जी को बड़ी हार मिली थी। वो ममता बनर्जी जो 24 में कांग्रेस नीत इस इंडिया गठबंधन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी, एक सीट देने को तैयार नहीं थी। 8 मई को नतीजों के बाद उन्होंने खुद राहुल गांधी को फोन करके ये बोला कि आप जल्द से जल्द इंडिया ब्लॉक की मीटिंग कॉल करें। तो आज ठीक 1 महीने बाद, यानी कि आज 8 तारीख को यह बैठक होने जा रही है। ओवरऑल जो इस वक्त हालात हैं, क्या एनडीए सरकार को इसके बाद कोई कड़ी चुनौती पेश की जाएगी एकजुट विपक्ष के जरिए? संजीव, पहले आप। मकसूद, आज का जो पॉलिटिकल एक रियलिटी है और जिस स्थिति में आज राजनीतिक रूप से हमारा देश है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के माइट को, उसकी राजनीतिक ताकत को चैलेंज करने वाला इस वक्त कोई इंडिविजुअल दल नहीं है। ये एक रियलिटी है, एक सच्चाई है। 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, ज़्यादातर राज्यों में अपने दम पर, कुछ राज्यों में कोएलिशन के ज़रिए, लेकिन 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी स्पष्ट है। इस सच्चाई से दो चार होने के लिए भले ही लोगों को समय लगता हो, लेकिन आज की तारीख में ये जो स्थिति है भारतीय इतिहास में बहुत दिनों बाद आई है। एक समय आया था साल 2006 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 16 राज्यों में काबिज थी और 2004 में सरकार बनी थी यूपीए की, और उसके बाद एक के बाद एक लगातार कांग्रेस जीतती चली गई थी राज्य के चुनाव, लेकिन वो 16 राज्यों में थी और उस वक्त नेतृत्व सोनिया गांधी का बड़ा सराहा गया था। कुछ उसी अंदाज में आगे बढ़ते हुए अब उस एक रिकॉर्ड को भी पार करते हुए इतने राज्यों में एक साथ, हालांकि कांग्रेस के नाम अब भी वो रिकॉर्ड रहेगा क्योंकि 1967 के पहले तो लगातार केंद्र और राज्य में तो कांग्रेस पार्टी ही रही थी। अब आप देखिए कि इन परिस्थितियों में आज की तारीख में फिर से एक ऐसे अलायंस को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है जो लोकसभा चुनाव 2024 के बाद मकसूद मृतप्राय हो गया, ख़त्म हो गया, और जिन्होंने इसे शुरू किया था उन्होंने ही इसके सुध लेने की चिंता नहीं की। इंडिया अलायंस को बड़े फैनफेयर के साथ बनाया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले लक्ष्य रखा गया कि हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसे लगातार कवर करने के दौरान हम लोगों ने पाया कि उसके नामकरण पर ही लोगों को डिफरेंसेस थे, और राहुल गांधी का दिया हुआ ये नाम आज की तारीख में इस गठबंधन का नाम है, लेकिन उस वक्त भी बहुत से दल थे जिन्हें लग रहा था कि ये कौन सा नाम है। उसके अलावा ये भी बात हुई कि भाई कन्वीनर कौन होंगे, और उस सवाल पर आपने देखा होगा कैसे नीतीश कुमार ने छोड़ दिया साथ, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि कन्वीनर बनाने के सवाल पर कांग्रेस को बहुत दिक्कत थी। वो नहीं चाहती थी कि कांग्रेस के बाहर ये पद जाए। इस तरह से एक और प्रश्न था कि मुद्दों के सवाल पर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस क्या एक हैं, और बहुत ज़्यादा कांग्रेस के जो मुद्दे थे वो जातीयता और किस तरह से अम्बेडकरवादियों को साथ लेना है, इन सब दायरे में थे। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के मुद्दे अलग थे, और इस कारण से ऐसा देखा गया कि जब चुनाव हुए तो उसी वक्त वो जो दरारें थीं वो दिखाई पड़ी थी, क्योंकि इंडिया अलायंस बंगाल में काम कर नहीं रहा था। इंडिया अलायंस जैसे तैसे बाकी जगहों पर काम करने में सफल जब हुआ तो लोगों को ये लगा कि अरे इसमें तो ज़रा और अगर हम मेहनत करते और ज़्यादा अगर इसके ऊपर इन्वेस्ट करते, निवेश करते सियासी तौर पर, तो ये तो कमाल कर सकता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर अटक गई और उसके बाद से एक गुंजाइश रह गई। अब वो गुंजाइश इसीलिए अभी तक फिर से तलाशी नहीं गई थी क्योंकि कोई उसके लिए प्राइम मूवर सामने नहीं आया था। पश्चिम बंगाल की हार ने ममता बनर्जी को राजनीतिक रूप से एक ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया है जहां से कहीं ना कहीं उनकी अपनी राजनीतिक पहचान जो है वो धूमिल पड़ती जा रही है, और अगर वापसी करनी है तो राष्ट्रीय स्तर पर
जब चुनाव होते हैं उसमें बेहतर प्रदर्शन होता है, तभी जाकर के बंगाल में शायद वापसी हो सके, वरना तो धीरे धीरे उनकी पार्टी को ही भारतीय जनता पार्टी ने कमज़ोर और जर्जर कर दिया है। और ऐसे में आज 23 दल जमा हो रहे हैं, लेकिन इस 23 दल के जमा होने के दौरान आपने देखा कैसे डीएमके इस बात का आरोप लगाते हुए कि छुरा घोंपा गया है वो अलग हो गया। और इस तरह के पोस्टर्स भी अभी दिल्ली में लगे हुए हैं, उसी किसने लगाए हैं कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसमें नाम नहीं है। उसी प्रकार जेएम की नाराज़गी थी, हालांकि उन्होंने दूसरा उम्मीदवार नहीं दिया अपना राज्यसभा का, लेकिन कांग्रेस ने देखिए हमसे बिना पूछे डाल दिया अपना उम्मीदवार। इस तरह से और भी नाराज़गियां हैं, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से गठबंधन में अपने लिए सीटें मांगती है, समाजवादी पार्टी और तेजस्वी असहज रहते हैं उसको लेकर के। कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस जितना मांगती है ज़मीन उतनी उसकी मजबूत नहीं है, पर फिर भी कांग्रेस एक ऐसे ध्रुव की तरह काम कर रही है जो धूरी की तरह है और वो विपक्षी दलों को समेट रही है। अब इस प्रश्न में एक ही बात मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि आखिर जब राजनीति बाइनरी हो गई है हमारे देश में, दो घोड़ों का रेस हो गया है, जिसमें कि एक तरफ सरपट भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई एनडीए के रथ को लेकर आगे बढ़ रही है, क्या कुछ उस तरह की स्थिति अब विपक्ष में आ पाएगी? ऐसे में जबकि विपक्ष वालों को लगता है कि देखिए हम तो बर्बाद हो गए और कांग्रेस कम से कम अपने आप को जीवित रखने में सफल हुई है। एक नेता से मैं बात कर रहा था विपक्ष के इसी कार्यक्रम के संदर्भ में, तो उनका ये कहना है कि देखिए आज की तारीख में सारे के सारे दल अपने अपनी सरकारों से चले गए, लेकिन कांग्रेस है कि उसके पास दक्षिण के 4 राज्य हैं जहां पर वो उसने अपना मुख्यमंत्री बना रखा है, और उसके अलावा माफ़ कीजिएगा कुल देश में 4 राज्य हैं जहां उसने अपना मुख्यमंत्री बना रखा है। झारखंड में वो गठबंधन में है, तमिलनाडु में गठबंधन में है। तो ऐसे में केवल वही जीवित है, वही वर्तमान है, वही जीवंत है राजनीतिक रूप से विपक्ष में, वरना बात टीएमसी की कर लीजिए, बात तेजस्वी की आरजेडी की कर लीजिए, बात आम आदमी पार्टी की कर लीजिए, बात समाजवादी पार्टी की कर लीजिए, हर वो दल जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जुड़ा है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और कांग्रेस ही वर्तमान में अपने आप को जीवंत रखने में सफल हो गई है। तो ऐसे में एक अविश्वास भी है मकसूद आज की तारीख में कांग्रेस के प्रति विपक्ष के लोगों की, पर साथ साथ कहते हैं कि डांसिंग विद द एनिमी, वो अपने आप को अगर दुश्मन मानते भी हैं कांग्रेस के लिए तो ज़्यादा बड़ा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। और देखना यही है कि आज जब बातचीत होती है तो कांग्रेस के साथ जो आपसी तालमेल की समस्याएं हैं उसे ओवरकम करते हुए क्या तमाम विपक्षी दल एक कॉमन फ्रंट बनाने में कामयाब होते हैं, या फिर वो जो दरारें पिछली दफ़ा दिखती जिसने कि एक बहुत बड़ा मौका विपक्ष के हाथ में आते आते रह गया था सत्ता पक्ष को बेदखल करने का, वो फिर से आ जाता है, या फिर ये जो आधिपत्य कांग्रेस चाहती है इस तरह के गठबंधनों में, क्या विपक्षी दल वो देने के लिए तैयार है मकसूद? तो चाहे मनमुटाव कितना हो या मतभेद कितना भी हो, डीएमके नाराज है, लेफ्ट की नाराजगी बैठक से पहले सामने आई है, डीएमके तो खैर आ ही नहीं रहा है, तो कांग्रेस जरूरी भी है और मजबूरी भी है क्या?